ये देखिए वही बात जो हम अभी कर रहे थे। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एफ एम एन ई इज लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इज अगेन सेम एम एन विच इज डेल्टा एक्स। अब लेंथ इस रेक्टेंगल की बनेगी ये जो आपके पास बनी एफ एम एन ई की ये वाली लेंथ, और ये लेंथ हमारे पास आई है x1 स्टेरिक फंक्शन में पुट करके, ये असल में फंक्शन की वैल्यू है। Now we can see that area of rectangle FMNE is approximately equal to the area of the required region AMNB under the graph of f from x0 to x1। जी ये वही बात जो अभी हम एक्सप्लेन करके आए हैं कि आपके पास FMNE का एरिया तकरीबन बराबर है AMNB रिक्वायर्ड एरिया के। जो हम मकसद हमारा ये था कि कर्व के अंडर एरिया मालूम करें, तो ये कर्व के अंडर एरिया हम फाइंड करने जा रहे हैं और यूजिंग दीज रेक्टेंगल्स। पहले हमने एक बड़ी रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट की, फिर मिड पॉइंट लिया और उससे रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट की, तो हमारे पास ये चीज नजर आई कि इस तरह एरिया आपके पास तकरीबन बराबर आ जाता है उस रिक्वायर्ड रीजन के। यही हमने नेक्स्ट पैच पर नेक्स्ट पोर्शन में भी हमने यही प्रोसीजर किया, और आप देख सकते हैं कि इस तरह आपके पास ये वाला एरिया, हम चाह रहे थे इस कर्व के अंडर एरिया मालूम करना, लेकिन ये अगर रेक्टेंगल बनती है तो ये एक्स्ट्रा एरिया आएगा। लेकिन वही बात कि हम जो पहले करके आए हैं ये एरिया हम स्किप भी कर रहे हैं, तो फिर आपके पास इस रेक्टेंगल में ये एरिया ज्यादा आएगा, लेकिन वो तकरीबन इसके बराबर होगा, तो ये रिक्वायर्ड रीजन के ही तकरीबन बराबर बन जाएगा। एंड द सेम विद नेक्स्ट पोर्शन, इसमें भी हम यही कि रेक्टेंगल अगर ये बना लें, इसको ज्वाइन करें x3 के अगेंस्ट, आपके पास ये लेंथ मिल जाएगी। अब इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ये विड्थ तो डेल्टा x ही है, लेंथ विल बिकम f ऑफ x3, ये लेंथ बन जाएगी fx3 स्टेरिक। मिड पॉइंट के जरिए हम ये लेंथ निकाल लेंगे, विड्थ हमारे पास है, हमारे पास इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, और ये रेक्टेंगल असल में ये थोड़ा एरिया ज्यादा देगी, लेकिन ये एरिया जो रिक्वायर्ड था वो हमारे पास स्किप भी हो रहा है, जो कि तकरीबन बराबर, इस तरह हम कह लेंगे कि ये रेक्टेंगल का एरिया असल में आपको इस रीजन का एरिया दे देगा। और सेम विद द नेक्स्ट पोर्शन कि हम फिर अगेन एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। नाउ वी कैलकुलेट द सम ऑफ एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स शोन इन द फिगर। हम अब ये तमाम रेक्टेंगल्स, ये जो हमने मिड पॉइंट्स के जरिए बनाई हैं चारों रेक्टेंगल्स, इनका एरिया फाइंड करते हैं। So first rectangle f of x1 steric delta x, जी ये लेंथ x1 steric के अगेंस्ट f of x1 steric, और width is delta x। अगली रेक्टेंगल जो हमारे पास है उसमें x2 steric के अगेंस्ट फंक्शन, ये आपको f of x2 steric is length and delta x is width। and similarly थर्ड रेक्टेंगल एंड फोर्थ रेक्टेंगल, ये आपके पास अगर हम इन चारों का एरिया फाइंड कर लें तो आपके पास पहले ये वाली रेक्टेंगल प्लस ये नेक्स्ट रेक्टेंगल प्लस ये नेक्स्ट रेक्टेंगल और ये फोर रेक्टेंगल, ये चारों रेक्टेंगल्स का अलग अलग एरिया सम अप करें तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली रिक्वायर्ड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब हम ये मैन्युअली एरियाज फाइंड करते हैं। डेल्टा एक्स वाज कॉमन टर्म, रिमेनिंग थिंग इज fx1 स्टेरिक, x2 स्टेरिक, fx3 स्टेरिक एंड fx4 स्टेरिक। ये वैल्यूज कैसे आ गई आपके पास? fx1 हम जानते हैं f of x हमने रखा हुआ था 1/2x स्क्वायर जी। अब अगर हम ये फाइंड करें fx1 स्टेरिक, तो ये आप जानते हैं हम सिर्फ x1 स्टेरिक से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा x1 स्टेरिक स्क्वायर। और ये भी आपको पता है कि x1 हमने मिड पॉइंट रखा था x0 और x1 का, और मिड पॉइंट फार्मूला मालूम किया जा सकता है बाय एडिंग बोथ एंड पॉइंट्स, यानी x0 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, ये आपको रिटर्न करेगा मिड पॉइंट। ये हम तफसीली तौर पर 4th चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो आपके पास x1 स्टेरिक की वैल्यू बन जाएगी x0 प्लस x1 ओवर 2 होल स्क्वायर, और f ऑफ x1 स्टेरिक यही जो हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह f ऑफ x2 स्टेरिक, x2 स्टेरिक इज एक्चुअली द मिड पॉइंट ऑफ x1 एंड x2, तो वो
फंक्शन में जब x2 स्टेरिक पुट करेंगे बिल्कुल सिमिलर वे से, तो आपके पास यहां पर x2 स्टेरिक आ जाएगा और ये x1 प्लस x2 ओवर 2 बन जाएगा। ये सॉरी जी दिस वन सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक x कंपोजिंग मिस्टेक एक्चुअली this one is x1 plus x2, this one is x2 plus x3 and then x3 plus x4। ये आपके पास चारों वैल्यूज आ गई x1 स्टैरिक, fx2 स्टैरिक, fx3 स्टैरिक एंड fx4 स्टैरिक। जी वैल्यूज पुट करें, हमें स्लाइड में प्रीवियस स्लाइड में वैल्यूज रखी हुई थी। x नॉट वाज 1, x1 वाज 1.5, x1 1.5, x2 2 था, फिर x2 2 और x3 2.5 और x3 2.5 एंड x4 वाज 3। जी वैल्यूज पुट की, 1/2 इन सब में से चारों में से कॉमन और विद मल्टीप्लाई 1/2 विल बिकम 1/4 और ये ब्रैकेट में आपके पास ये वैल्यूज बच गई। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास 1 प्लस 1.5 2.5 ओवर 2 1.25 1.75 ये सिंप्लीफिकेशन के बाद वैल्यूज आ गई। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एरिया ऑफ सम ऑफ रेक्टेंगल्स ये आ गया 4.3125। ये हमने एक बड़े लंबे चौड़े प्रोसेस के जरिए पहले कर्व बनाया, उसके बाद उसमें रेक्टेंगल्स बनाई, फिर मिड पॉइंट्स लिए, फिर रेक्टेंगल्स बनाई और उन रेक्टेंगल की मदद से एरिया फाइंड किया तो आपके पास ये वैल्यू बन गई टोटल रीजन जो 1 से लेकर 3 तक एरिया कवर हो रहा था अंडर दैट कर्व। अब हम इसमें डेफिनेट इंटेग्रल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम फंक्शन को जो कि कर्व था उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। ये 1/2 x स्क्वायर अंडर द लिमिट 1 to 3, 1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर एज इट इज रहेगा। x स्क्वायर की इंटीग्रेशन हुई x3 ओवर 3, 3 2s are 6, लिमिट अप्लाई होगी 1 to 3, पहले अपर लिमिट 3 का क्यूब विच विल बिकम 27 एंड देन 1 का क्यूब -1। ये डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व हो रहा है जो भी हमने प्रीवियसली भी चेक किया कि पहले सिंपल ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन करनी है आपने, उसके बाद लिमिट्स अप्लाई करनी है, फर्स्ट अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट। 27 -1 26 ओवर 6, तो ये आ गया एक्चुअली आएगा 4.33333, ये चलता जाएगा। अब इसको रिप्रेजेंट हमने कर दिया 4.3, ये डॉट ऊपर अप्लाई कर दिया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ये 3 इज रिपीटेड। अब हमारे पास अगर इसको कंपेयर करें तो थोड़ा सा फर्क है। हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रल के जरिए एरिया निकाला वो 4.333 था, यहां पर निकला 4.3125 जो मैन्युअली हमने वैल्यूज फाइंड की थी। ये जो थोड़ा सा एरर हमारे पास आया है 0.01 ऑलमोस्ट, ये कवर अप हो सकता है अगर हम वो जो मिड पॉइंट अप्लाई किए थे उसको मजीद मिड पॉइंट्स निकालें, मजीद इंटरवल्स शॉर्ट करें, तो शॉर्ट इंटरवल्स करते हुए हमारे पास मजीद एक्यूरेसी आ जाएगी। यानी वो एरिया जो हमने रेक्टेंगल बनाई थी उसके अंदर एक और रेक्टेंगल बनाए मिड पॉइंट फाइंड करते हुए, तो आपके पास ये जो थोड़ा एरर आ रहा है ये रिड्यूस हो जाएगा मजीद। और यही हमने यहां बात की। इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंटरवल्स, जी इंटरवल्स बढ़ा दें, हमने 4 इंटरवल बनाए थे 1 to 3 के, अगर 8 कर दें तो ये मजीद आपके पास एरर रिड्यूस हो जाएगा। देन द सम ऑफ एरियाज ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल्स अप्रोचेस टू द नंबर 4.33333। अब हम इस सारी डिस्कशन के बाद ये नतीजा निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई इर्रेगुलर शेप हो जिसका एरिया निकालने का फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है तो हम डेफिनेट इंटीग्रल के जरिए एरिया फाइंड कर सकते हैं जो कि तकरीबन बराबर ही होता है। लिहाजा हम अगेन ये कंक्लूड करते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल इज एक्चुअली एरिया अंडर द कर्व। सिंपल डेफिनेशन, व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल? एरिया अंडर द कर्व। और यही डिस्क्राइब कर देते हैं, thus the area above the x-axis and under the curve y is equal to f of x from a to b is actually the definite integral from a to b f of x dx।
इस आर्टिकल को आप दोबारा ज़रा तवज्जो से इसको दोबारा देखिए, खुद से कंस्ट्रक्ट कीजिए। ये सारा पेपर वर्क अब थोड़ा सा आप मज़ीद करें तो इसको आप मज़ीद क्लियर होगा और हम जो है फाइनली इस नतीजे पर पहुंचे कि आपके पास डेफिनेट इंटेग्रल रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस। और ये कैलकुलेशन कैसे होगी, अब जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो सिंपल अब करना ये होगा कि कोई भी फंक्शन है, ये a टू b जो हमने लिखा है f ऑफ x dx, हम सिंपली इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन तमाम हम टाइप्स देख चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेज में, अब सिर्फ उन्हीं तरीकों से इंटीग्रेट होगी। ये f ऑफ x से ये कोई आंसर आ गया से g ऑफ x, ये लिमिट फिर इस तरह अप्लाई हो जाएगी a टू b। पहले x रिप्लेस हो जाएगा बाय अपर लिमिट g ऑफ b एंड देन रिप्लेस होगा लोअर लिमिट और इसके बाद इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आपके पास यहां पर एक डेफिनेट वैल्यू आएगी। तो ये क्वेश्चनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात, और ये जो हमने लंबा चौड़ा सा आर्टिकल डिस्कस किया, ये इसका एक ज्योमेट्रिकली एक थ्योरेटिकल वर्क के एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट क्या करता है। क्वेश्चंस आर सो सिंपल, हम इंटीग्रेशन तमाम अच्छी तरीके से देख चुके हैं पहले, सिर्फ वो इंटीग्रेशन हम करेंगे। ये एक एक्स्ट्रा चीज आएगी कि पहले हम अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे और ये वैल्यू सॉल्व कर लेंगे।